Hello and welcome back to the BioBeat by Henny, your place to study smart, not hard. In today's lecture, we will be covering endomembrane system. But before starting endomembrane system, I want to ask you a question. Have you ever wondered कि जब आप Amazon से कुछ ऑर्डर करते हो तो वो कैसे पूरा प्रॉपरली पैकेज होके सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज होके आपके प्रॉपर एड्रेस पे डिलीवर होता है? इसके पीछे एक सिस्टम है जो काम कर रही है ना? तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ऐसी ही कोई एक सिस्टम आपके सेल के अंदर भी काम कर रही है, तो आपके सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं और ये प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स को भी डिलीवर होना होता है हमारी बॉडी के कई अलग अलग जगह पे। तो इसको डिलीवर करना, इसको ट्रांसपोर्ट करना, इसको पैकेज करना, इन सारे के पीछे एक प्रॉपर सिस्टम है जो वर्क कर रही है, जिसकी वजह से आपका कोई प्रोटीन या एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं चला जा रहा है ना। तो वो कौन सी सिस्टम है जो इस पूरे प्रोसेस को मैनेज कर रही है? दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सो वी आर स्टार्टिंग विथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. Now let's dive into the term endomembrane system. Let's understand and let's break down this term. See, endo मतलब अंदर, अंदर, और मेम्ब्रेन यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. तो सेल सबसे आउटर मोस्ट सेल वॉल होगी. अगर हम एनिमल सेल को छोड़ दें तो दूसरे सेल्स के अंदर सबसे बाहर सेल वॉल होगी, है ना. फिर सेल मेम्ब्रेन होगी. तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर, यानी कि मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक सिस्टम है जो वर्क कर रही है. एंडो मतलब इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अ सिस्टम दैट इज वर्किंग एंड दैट इज नोन एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. अब कौन से ऑर्गेनलीज हैं? सी, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनलीज विच फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. इनको हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखा है, जिनके सारे फंक्शंस एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में है. यानी एक ऑर्गेनली का जो फंक्शन है वो कुछ काम कर रही है, उसके बाद तुरंत एक दूसरी ऑर्गेनली को काम करना पड़ेगा. मतलब एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा प्रोसेस है ना. तो कौन से ऑर्गेनलीज हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड है? There are 4 organelles which function in a coordinated manner and we have put them together under endomembrane system. These are endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. अब बाहर से मैं एक बार बता देती हूँ कि ये चारों के फंक्शंस कैसे कोऑर्डिनेटेड हैं. ओके, सी, सबसे पहले है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ अंडरस्टैंड, द न्यूक्लियस हैज 2 मेम्ब्रेन्स, राइट, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन. जो आउटर मेम्ब्रेन है उसी के साथ कंटिन्यूसली एक कंटिन्यूस एसोसिएशन में मेम्ब्रेन निकलती है और वो बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कुछ सिंथेसाइज करेगी, जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करेगी. अब ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के गोल्जी कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे, गोल्जी बॉडी के पास चले जाएंगे. ये जो गोल्जी बॉडी है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज एसोसिएशन में पड़ा है. समझो, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाजू में पड़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इनफैक्ट न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ही आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेट हो रहा है. फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज एसोसिएशन में पड़ा है आपका गोल्जी बॉडी. अब ये गोल्जी बॉडी क्या करेगी? गोल्जी बॉडी पैकेजिंग का काम करेगी. जो भी मॉलिक्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी के पास आए वो उसको पैकेजिंग का काम करेगी और उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देगी. वो मॉलिक्यूल को थोड़ा मॉडिफाई कर देगी और फिर गोल्जी से निकल जाएंगे. फिर आपके जो लाइसोसोम और वैक्यूल्स हैं ये और कुछ नहीं है, ये गोल्जी बॉडी से ही बने हुए 2 ऑर्गेनलीज हैं. इनके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं. मतलब
ये दोनों को पढ़ने के बाद ही पढ़ते हैं, मगर ये ER और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको पैकेजिंग करता है। ओके, फिर लाइसोसोम और वैक्यूल्स जो है वो भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही निकली हुई वेसिकल्स हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज इन डिटेल नाउ। First of all, we will start with endoplasmic reticulum. Okay? देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होता है, समझो। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, है ना। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में ऐसे पोर्स होते हैं। ये हम डिटेल में समझेंगे न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर जब हम न्यूक्लियस को पढ़ेंगे, पर अभी के लिए समझो कि न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन्स होती है और बीच में ऐसे पोर्स होते हैं। ओके, अब क्या होता है, ये बीच से समझो, ये न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ से ही ऐसे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर सा निकलता है और इसी को हमने बोल दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, यही है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंडरस्टैंड कि ये पूरा सेल है, ठीक है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पूरे जो सेल का जो मतलब इंट्रासेल्युलर स्पेस है, इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर का पूरा स्पेस। तो दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइडिंग द एंटायर इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू टू कंपार्टमेंट्स। दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है। ये साइटोप्लाज्म है। अभी इसने पूरे दो कंपार्टमेंट में कैसे डिवाइड किया, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रही है, यानी थोड़ा बहुत जो पार्ट है इंट्रासेल्युलर स्पेस का वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ गया, ये वाला है ना, और जो बाकी बचा वो साइटोप्लाज्म। तो हमने इसको नेम दे दिया कि जो स्पेस आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनल स्पेस। And the space present outside the endoplasmic reticulum is known as extraluminal space, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी बोल देते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जिस स्पेस में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्राल्यूमिनल स्पेस। तो एक्स्ट्राल्यूमिनल स्पेस क्या है, एक्स्ट्राल्यूमिनल स्पेस इज द स्पेस वेयर साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। ओके, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके अंदर की जो स्पेस है उसको हम बोल देते हैं ल्यूमिनल स्पेस। नाउ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। अंडरस्टैंड, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे कुछ पार्ट में, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक the tubular structures, the tubular appendages of endoplasmic reticulum lying near the nucleus consist of these ribosomes on its membrane. And these tubules are known as rough endoplasmic reticulum, RER जिसको हम बोलते हैं, rough endoplasmic reticulum। और जो ट्यूब्यूल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जिसके पास राइबोसोम्स नहीं है उसको हम बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ओके, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो RER और SER दो से बनी है। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पार्ट में राइबोसोम्स प्रेजेंट है उसको हम बोल देते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट में राइबोसोम्स एब्सेंट हैं या प्रेजेंट नहीं है, उसको हम बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ वी नो दैट राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विथ प्रोटीन फॉर्मेशन. वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती है ना. तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्या काम करेंगे, वो प्रोटीन के सिंथेसिस और सिक्रीशन में हेल्प करते हैं. ठीक है. वहीं पर अगर मैं SER की बात करूं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वो क्या करते हैं, वो लिपिड्स और स्टेरॉइडल हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं. इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं, इतना हमें समझ में आ गया. ठीक है. तो हम ER के पॉइंट्स लिख लेते हैं. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कब डिस्कवर हुआ था? इट वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करी, तब हमें पता चला कि अच्छा ER जैसी कोई चीज़ है. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद हमें पता चला था. फिर ER की बात करूँ तो ये 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है ना. ER जो है वो पूरी इंट्रासेल्यूलर स्पेस को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है. into 2 compartments. The one is luminal space, जो कि आपकी ER के अंदर की स्पेस है, एंड द अदर वन इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, जो क्या करती है, जिसके पास पूरा साइटोप्लाज्म है, मतलब ER के बाहर की पूरी स्पेस, यानी कि जो साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई कर रहा है वो वाली स्पेस. देन ER के पास राइबोसोम्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर राइबोसोम्स एब्सेंट हैं तो उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या कर रहा है, ये प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, प्रोटीन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन. वहीं पे जो ये SER है वो क्या कर रहा है, वो लिपिड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, और क्या कर रहा है, लिपिड्स का फॉर्मेशन कर रहा है और स्टेरॉइडल हार्मोन्स का फॉर्मेशन कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है. तो ये लिपिड्स एंड स्टेरॉइडल हार्मोन्स. इसको याद कैसे रखेंगे, समझो. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं. ठीक है. तो कुछ चीज़ है जो अटैच्ड है, तो वो पूरे सरफेस को रफ बना रही है, तो इसलिए हमने बोला RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वहीं पे अगर सरफेस पूरी क्लीन है, उसके ऊपर कुछ भी लगा हुआ नहीं है, तो स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब RER का तो हमें फंक्शन याद रह जाता है राइबोसोम्स से, कि राइबोसोम्स किससे एसोसिएटेड है, कौन से फंक्शन क्या करते हैं, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं ना. तो RER का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन. वहीं पे अगर मैं SER की बात करूं तो इसे कैसे याद रखेंगे, समझो घी और तेल है, वो कैसा होता है, स्मूथ होता है ना, स्मूथ, ऐसे चिपचिपा सा होता है. तो वो क्या है, लिपिड्स है ना. ये घी और तेल है ना, तो वो क्या है, लिपिड्स है. तो SER का फंक्शन याद रखो, SER भी क्या है, स्मूथ है, घी और तेल भी क्या है, स्मूथ है. घी और तेल है क्या, लिपिड्स. तो SER का फंक्शन है लिपिड्स एंड स्टेरॉइडल हार्मोन का सिक्रीशन. स्टेरॉइडल हार्मोन भी क्या है, एक टाइप का लिपिड्स ही है ना वो भी. तो लिपिड एंड स्टेरॉइडल हार्मोन का सिक्रीशन SER कराता है. वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस कराता है आपका RER. ठीक है. तो ये हमने देख लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में. अब हम चलेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनली ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंड दैट इज गोल्जी बॉडी. The second organelle is
गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी, व्हाटएवर। नाउ सी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक साइंटिस्ट के नेम पे पड़ा है, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे गोल्जी नाम से, उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के नज़दीक ही एक डेंस मटेरियल पड़ा है, डेंस ऑर्गेनली है, कुछ तो पड़ा है न्यूक्लियस के बाजू में, और उन साइंटिस्ट के बाद इस ऑर्गेनली का नाम पड़ा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ सी, गोल्जी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्टैक्ड होते हैं, कुछ ऐसे सिस्टर्ने जैसा होता है, कुछ ऐसे सैक्स पड़े होते हैं, बोरी होती है ना उसके जैसा होता है, ऐसा सा, ऐसे बोरियां पड़ी है एक के ऊपर एक, दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। और ये थोड़ा सा आपको वाईफाई का स्ट्रक्चर नहीं लग रहा? ऐसे वाईफाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा सा होता है, तो ये वाईफाई के स्ट्रक्चर जैसा है। ओके, तो दीज आर द स्टैक्स, these are the sacks, they are stacked parallel to each other. ओके, तो समझो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स कैसे पड़ी है? दे आर, see, this Golgi complex is in very close association with endoplasmic reticulum. कैसे? अभी हमने देखा कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ बीच बीच में पोर्स हैं, ठीक है, वो समझ जाओ। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से आपकी निकल रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन। ओके, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसी के क्लोज एसोसिएशन में आपका पड़ा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कुछ ऐसे बहुत ही नज़दीक पड़ा है। ओके, सो दिस इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज न्यूक्लियस। ओके, तो ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडी है, ये एक तो साइंटिस्ट के नेम के ऊपर पड़ी है, ठीक है। गोल्जी साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने कब देखा था, कब उन्होंने ऑब्जर्व करा था? 1898 में, ठीक है। ओके, ये जो है पूरी ऐसे बोरियां जैसी है, सिस्टर्ने हैं या सैक्स हैं, ओके, एंड दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये सब ठीक है। अभी ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसके आपके दो फेजेस दिख रहे हैं, एक ऐसा सा जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, और यहाँ वाला जो फेस है ऐसा, इसको बोल रहे हैं कॉनकेव। अगर तुम इधर से देखो ऐसे है, तो ये वाला जो फेस है ये आपका हो गया कॉन्वेक्स, पर ये वाला जो फेस है ये आपका हो गया कॉनकेव, ठीक है। तो आप ये देखो, इस साइड से कॉन्वेक्स फेस है, इधर से कॉनकेव फेस है। ओके, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज टू फेसेस, one is convex or it is also known as cis face, and the other one is concave or it is also known as trans face. Now understand क्या हुआ, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास यहाँ पे कहीं कहीं पे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, राइट। तो ये आपकी हो गई RER और ये आपकी हो गई SER। ओके, अब RER प्रोटीन बना रहा है, SER लिपिड्स और हार्मोन्स बना रहा है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स, ये दोनों चीज़ें प्रोटीन और लिपिड्स, ये आ रही है आपकी गोल्जी बॉडी के पास, ठीक है। यहाँ पे गोल्जी बॉडी के पास आ गई, कौन से फेज में आई? कॉन्वेक्स के पास, कॉन्वेक्स या सिस फेज के पास आपकी ये सारी प्रोटीन और लिपिड्स आए आपके इधर कॉन्वेक्स फेज के पास। यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ग्लाइकोसाइलेशन क्या है समझो, प्रोटीन और लिपिड है, उसका ग्लाइकोसाइलेशन यानी उसके साथ एक ग्लूकोज या ना ग्लूकोज बट कार्बोहाइड्रेट का एक कोई भी कार्बोहाइड्रेट अटैच कर दिया। जैसे ये प्रोटीन है, ठीक है, इसके साथ एक कार्बोहाइड्रेट को अटैच कर दिया और फिर उसकी पैकेजिंग कर दी, इसको हम बोल रहे हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है? किसी भी एक प्रोटीन, लिपिड, इसके साथ एक
कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप अटैच करना, उसको ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये ग्लाइकोसाइलेशन कर रहा है किसका, प्रोटीन और लिपिड का। तो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बना रहा है, प्रोटीन है लिपिड है, उसके साथ अगर कार्बोहाइड्रेट ऐड हो गया तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। ओके, तो ये ग्लाइकोसाइलेशन करा रहा है, साथ ही साथ इसकी पैकेजिंग करा रहा है, उसको पूरा इसे पैक करके दे रहा है। अमेज़ॉन से अगर पार्सल आया तो वो ऐसे ही खुला थोड़ी आ जाएगा, अगर मैंने कोई एक टॉप मंगाया है तो वो ऐसे ही खुला आ जाएगा, नहीं, उसको अच्छे से पैक करके रैप करके आएगा। तो वो रैपिंग का काम कौन कर रहा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो उसको पैकेजिंग का काम कर रहा है, उसको रैप कर रहा है। जब ये पूरा काम हो गया, पूरा पैक हो गया, ग्लाइकोसाइलेशन हो गया, फिर उसके बाद जो एक मॉडिफाइड वर्जन है उसका, एक क्या बोलते हैं, मैच्योर जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ से निकलेगा, वो आपका निकलेगा कॉन्केव फेज से। यानी कि कॉन्वेक्स के पास आपका होता है पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और कॉन्केव के पास से ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन निकलता है। यू गेटिंग माई पॉइंट। इसीलिए कॉन्वेक्स या सिस फेज को हम फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मिंग फेज। और कॉन्केव और ट्रांस फेज को हम मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं, मैच्योर फेज भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से मैच्योर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और यहाँ पे कुछ बनने के लिए आ रहा है। यहाँ से सिर्फ प्रोटीन और लिपिड आपके कॉन्वेक्स फेज के पास आ रहा है, सिस फेज के पास आ रहा है, यहाँ से ट्रांसफॉर्म होगा, यहाँ पे कुछ बनेगा, ग्लाइकोसाइलेशन होगा, इसीलिए इसको फॉर्मिंग फेज बोल रहे हैं। यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा, प्रोटीन का ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, लिपिड का ग्लाइकोलिपिड बनेगा। ओके ओके, नाउ समझो तुम लोग, यहाँ से अगर प्रोटीन और लिपिड आ रहा है, ठीक है, अभी जो हमारी थर्ड ऑर्गेनली है जो कि आपकी लाइसोसोम, लाइसोसोम भी इधर से ही निकलती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही रिलीज होती है। क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम इज नथिंग बट अ वेसिकल फिल्ड विद अ लॉट ऑफ एंजाइम्स। अगर कोई वेसिकल है जो यहाँ से मॉडिफाई हुई है, सी आपकी जो एंजाइम्स हैं वो क्या है, वो भी प्रोटीन्स ही हैं, राइट। तो आपका प्रोटीन आर से जो प्रोटीन बना, ठीक है, आर से प्रोटीन्स बने, वो आपकी इधर आई कॉन्वेक्स के पास, फिर कॉन्केव से, अब कॉन्केव से एक वेसिकल निकली जिसके अंदर प्रोटीन्स हैं जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन्स ही हैं, है ना। अब वो प्रोटीन्स एक्चुअल में अगर एंजाइम्स निकले और वो एंजाइम्स की भरी हुई एक वेसिकल निकली तो उसको हमने बोल दिया क्या, लाइसोसोम। दीज एंजाइम्स आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जिसके पास कैपेसिटी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, इन सबको ब्रेक करने की। ओके, दीज आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो लाइसोसोम जो है वो एक वेसिकल है जिसके पास बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, और ये जो लाइसोसोम है वो कहाँ से रिलीज हुई, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही रिलीज हुई। ठीक है, तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं, लाइसोसोम के बारे में। So lysosome is nothing but a vesicle released from Golgi complex containing a lot of digestive enzymes, hydrolytic enzymes, which are capable of breaking down carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids. Okay, so this is nothing but a vesicle containing lots of hydrolytic enzymes. ओके, वहीं पे अगर हम फोर्थ ऑर्गेनली की बात करें जो कि है आपका वैक्यूल। तो ये वैक्यूल क्या है, वैक्यूल भी कुछ नहीं है, ऐसे ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकली हुई एक वेसिकल है जिसके पास सब कुछ स्टोर्ड है। सपोज एक सेल को कोई चीज़ नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा है या नहीं चाहिए, वेस्ट है, वो सब वैक्यूल के अंदर स्टोर्ड रहता है। से फॉर एग्जांपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स,
देन सैप, वाटर, ये सारी चीज़ें जो सेल के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, अभी अननेसेसरी है, ओके, वो सारी चीज़ें एक वेसिकल जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही निकला है, एक ऐसी वेसिकल जो कि ये सारी चीज़ें स्टोर करी है, जैसे आपका वाटर हो गया, अंडरस्टैंड, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ों को स्टोर कर रहा है, ऐसी वेसिकल को हमने बोल दिया वैक्यूल्स। अब प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल होती है वो कई बार 90% ऑफ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर लेती है। प्लांट्स के अंदर ये 90% तक वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर सकती है, ओके। अब वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, जो हमने अभी चारों ये ऑर्गेनेल्स पढ़ी, ठीक है, अभी तक किसी की भी मेम्ब्रेन का अलग से नाम नहीं आया, पर वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हमने एक अलग नाम दिया है जिसको हम बोल रहे हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। अब समझो कि वैक्यूल के अंदर हमने क्या स्टोर करके रखा है। वैक्यूल के अंदर हमने ऐसी चीज़ें स्टोर करके रखी है जो सेल्स जो अभी सेल के लिए अननेसेसरी है, ठीक है, जैसे कि वाटर हो गया, सैप हो गया। वाटर ज़रूरी है पर ज़रूरत से ज़्यादा भी इतना नहीं चाहिए ना, तो वो सारी चीज़ें हमने वैक्यूल के अंदर डाल रखी है। तो सैप हो गया, फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमने वैक्यूल के अंदर स्टोर करके रखा है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बार स्टोर कर दिया अभी चीज़ें एक्स्ट्रा बनेंगी ही नहीं, बन तो रही, हम अभी सारी चीज़ें अननेसेसरी उसके अंदर डंप करके जा रहे हैं। तो ये वैक्यूल है, ये पूरा सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब इधर हमने अननेसेसरी चीज़ें डाल दी, पर यहाँ साइटोप्लाज्म में तो और भी बन रही है, पर वो थोड़ी सी कम है, पर हमें नहीं चाहिए, तो उसको हम फोर्सफुली इसके अंदर डालेंगे। क्यों फोर्सफुली डालना पड़ रहा है? क्योंकि इधर तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पे चीज़ें भर गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट साइटोप्लाज्म के अंदर कम है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हम इसको डाल रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ पे एक पंप की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम एक्टिवली इसको डालेंगे, ठीक है। एक्टिवली हम ये अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को इसके अंदर वैक्यूल के अंदर डंप करते जा रहे हैं। तो यहाँ वैक्यूल्स के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है सर्टेन आयंस एंड सर्टेन प्रोडक्ट्स का, ठीक है। लास्ट थिंग, अमीबा जो है आपकी और प्रोटिस्टा है। अमीबा के पास भी वैक्यूल्स होते हैं, प्रोटिस्टा के पास भी वैक्यूल्स होते हैं। अब अमीबा के पास जो वैक्यूल्स हैं उसको हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और प्रोटिस्टा के पास जो वैक्यूल है उसको हम बोल रहे हैं फूड वैक्यूल्स। क्या काम है? देखो, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो क्या करती है, वो अमीबा के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि आपका सॉल्यूट और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। तो सॉल्यूट और वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए अमीबा हैव दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। साथ ही साथ अभी प्रोटिस्टा के अंदर फूड वैक्यूल बनती है। कैसे बनती है? प्रोटिस्टा एंगल्फ करता है फूड को। सपोज एक ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा का, उसको फूड दिखा तो वो एक फूड के आजू बाजू जाएगा और एक ऐसे सर्कल सा बनाएगा और उसको एंगल्फ कर लेगा। तो फूड जो है, सपोज दिस इज अ प्रोटिस्टा, यहाँ पे फूड पार्टिकल, तो ये धीरे धीरे इसके पास जाएगा फूड पार्टिकल के पास, और यहाँ से ऐसे
एनगल्फ करने की ट्राई करेगा, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ ऐसा सा बन जाएगा। तो दिस इज नोन एज फूड वैक्यूल। सो अमीबा हैव दीज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो कि हेल्प करता है उसको एक्सक्रीशन में और ऑस्मोरेगुलेशन में। और प्रोटिस्टा के पास फूड वैक्यूल होता है जो कैसे बनता है, फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने से। So yeah, this was all about endomembrane system. In the next lecture, we will continue with other organelles like mitochondria and ribosomes. So stay tuned, and if you have any queries, please comment down below. I'll answer to all your queries. Thank you and bye. See you in the next lecture.